Hello everyone, I am Vinay Rajput. Welcome to JPS platform. We are going to discuss today the basic parts of biology which I covered earlier. Okay, then I proceed in the forward direction. तो जो मैं बेसिक सब्जेक्ट्स और बेसिक पार्ट को कवर कर रहा था बायो में, उस पार्ट को मैं आज आगे प्रोसीड करूंगा। और हम लोगों ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने बात किया था चरक के बारे में, और मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके चीज़ों को बताने की कोशिश की थी, थोड़ा सा लिंकिंग करने की कोशिश की थी बायोलॉजी से और हिस्ट्री से। ओके, विच आर आल्सो आस्क इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के सब्जेक्ट, हिस्ट्री जो आपकी सब्जेक्ट है, उसमें आप चरक के बारे में, सुश्रुत के बारे में, पाणिनि के बारे में और डिफरेंट स्कॉलर्स ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडिया यू आर गोइंग टू स्टडी these scholars also, but I am going to cover in biology portion those aspects which are related to biology. okay, तो मैं बायो के लिए जो चीजें स्टार्ट किया हूं एक अलग वे से चलने की कोशिश कर रहा हूं। जितने लोग ये बायोलॉजी की ये सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, मेरे साथ लेके चल रहे हैं, उनको पता चल रहा होगा कि यस, क्योंकि ये एक बार है और एक बार के बाद आपको दोबारा बायोलॉजी कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं उतना ही कवर कर रहा हूं जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जब मैं कवर करूंगा, जैसे मैंने साइंस टेक के बारे में बताया है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में बताया है कि यस, मैं उसको भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। उसके बाद आपको फिर कहीं भी किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट करंट अफेयर। ओके, करंट अफेयर आपको कवर करना पड़ेगा अलग न्यूज़पेपर से, जैसे आप जानते हो द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस एंड वेरियस अदर्स सोर्सेस, यू कैन टेक दिस। तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हल्के में ना लेना, बिकॉज बायोलॉजी एक ऐसी बेसिक सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप डिफरेंट जो एडवांस सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आती हैं, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, वो समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और अगर बात करो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, यस, फर्स्ट वर्ड व्हाट इज इन्वायरमेंट। इफ यू आर गोइंग टू study about environment, the concept of environment starts with the biotic and abiotic factors. मीन्स बायोटिक फैक्टर्स, जैविक कारक भी उसमें एंट्री कर जाते हैं पहले ही सब इन्वायरमेंट से। सोचो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का इन्वायरमेंट में ही बायोलॉजिकल सिस्टम्स की एंट्री हो चुकी है। इकोलॉजी आल्सो इंक्लूड्स द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कहीं ना कहीं फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, कहीं ना कहीं फिर जीवन आ चुकी है और अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करेगी। फिर जीवन, आप देख लो हर जगह लाइफ की एंट्री हो रही है। इसलिए यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस लाइफ साइंस एंड बायोलॉजी कोर्स एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक सीरियस वे में ले, इसको पढ़े और ध्यान से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाए। यूपीएससी आपके लिए सिंपल हो जाएगी इन सब्जेक्ट्स को आप अगर ऐसे पढ़ लोगे तो। और पीएससी भी जितने भी लेवल की जरूरत है मैं उतना ही कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज बायोलॉजी की दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, आपको पता है। तो क्यों मैं उतना जाऊं, जितनी जरूरत है आजकल, जितनी रिक्वायरमेंट एग्जाम के अंदर, आप पेपर देखे, क्वेश्चन पेपर देखे, वैसे मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसे जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराता जाऊंगा, ताकि आपको पता चले जो आपने पढ़ा है, यस, इसी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। ठीक है, किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पढ़ाने के बाद किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज पढ़ने को तो मैं खुद ही पढ़ा दूं बहुत सारी चीजों को, पर जरूरत नहीं है। अपना क्वेश्चन 90% सॉल्व हो जाने चाहिए, इट मे बी 100%। जैसे मैं कवर कर रहा हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, थोड़ी सी थिंकिंग बिल्ड कर लिए, तो आप जो क्वेश्चंस आपने सुना भी नहीं होगा, जो आपने सुना भी नहीं है, वो ऑप्शंस के थ्रू आप आंसर टिक कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो मैंने चरक संहिता की बात की थी, और चरक संहिता में मैंने बहुत सारी चीजें बताई, आपने समझा भी, और मैंने थोड़ी डिटेलिंग कर दी। मैं उससे भी डिटेलिंग कर सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो चरक संहिता इज बुक ऑन आयुर्वेदा, ये आयुर्वेद के ऊपर बुक है। और मैंने बताया कि चरक एक पर्सन नहीं है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन है। चरक का मतलब होता है वांडरिंग फिजिशियन, भ्रमण करने वाले चिकित्सक, ठीक है। और चरक संहिता की बात करूं, आगे मूव करूं, तो चरक संहिता में मैंने बहुत सारी चीजें बताई। और फिर आयुर्वेद की मैंने बात की। आयुर्वेद में मैंने बताया कि आयुर्वेद में कितने धातु होते हैं, तो मैंने 7 धातुओं की बात की। जब आप खाना खाते हो, जब आप फूड इंटेक करते हो, तो उसका पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पहला जो रूपांतरण होता है खाना का, वो होता है रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, लास्ट में वीर्य का निर्माण होता है। इसलिए मैंने पिछली क्लास में वीर्य के लिए बहुत सारी चीजें बताई हैं कि वीर्य को इजैकुलेट करना बॉडी से, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, नेसेसरी नहीं है,
विदाउट रिक्वायरमेंट, विदाउट नेसेसिटी अगर आप इजैकुलेट कर रहे हैं वीरे को, तो शायद इट हार्म्स योर बॉडी, आपकी बॉडी को नुकसान हो सकती है। मैंने पिछली क्लास में बताया है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, अगर मॉडर्न मेडिकल सिस्टम से बात करूं, यस इट सेज दैट देयर इज नो प्रॉब्लम विथ मास्टरबेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ हस्तमैथुन, है ना। क्योंकि मेडिकल सिस्टम, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, ये ऐसे चलती है, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखेगी तो ही मैं बोलूंगा कि यस प्रॉब्लम है। अभी तक कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से, तो वहां पे कहा जाता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है मास्टरबेशन में। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वीरे कम्स अंडर द 7th धातु, 7वीं नंबर पे आती है ये बनते 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 बनते, इसलिए ये ओज शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी, आपके अंदर वाइटिलिटी, आपके अंदर वाइगोर, इसका सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आप इसको इजैकुलेट करते हो, आप इसको अगर बाहर निकालते हो विदाउट रिक्वायरमेंट, विदाउट नेसेसिटी, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में ये हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे। बहुत सारी चीजें आ सकती है जो मैंने पिछली क्लास में बताया है। ओज शक्ति आपकी डाउन होगी, और ओज शक्ति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी थिंग्स। ओज शक्ति बहुत सारी चीजों को डील करती है। जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ओज बढ़ाना हो तो क्या क्या करना है, तो मैंने बताया बिहेवियरल रसायन, बिहेवियर, व्यवहार जो किसी का होता है ना, किसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियरल रसायन। आप डिवोशन, भक्ति में रहें, ट्रुथ, सच, सच का साथ ले, पीसफुल माइंड, काम रहें, इन चीजों को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका लाइफ वैसे भी अच्छी हो जाएगी। आपको समझ में आता होगा ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, कि ऐसी चीजें फॉलो करने से अगर आप सच का साथ दे रहे हो, पीसफुल माइंड आपकी है, आप हमेशा खुश रहते हो, डिवोशन, भक्ति वगैरह करते हो, पूजा पाठ करते हो, जहां जिसको मानते हो उसके हिसाब से, तो आप वैसे भी एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फ्लो करेगी। ये एक वे है ओज को बढ़ाने की, ओज शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका। दूसरा तरीका डिवोशन, भक्ति योगा, अनकंडीशनल फेथ इन गॉड, भगवान में कोई कंडीशन ना लगाओ और बिना कंडीशन का ऊपर वाले पे विश्वास करना। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इससे ओज शक्ति आपकी बढ़ती है ना। गॉड में, जीसस क्राइस्ट में, और जहां जहां क्रिश्चियन में हो, मुस्लिम्स में हो, जहां जहां आप अपना जो समर्पण है आपके जो भी गॉड है उनके प्रति, तो इससे ओज की शक्ति का निर्माण होता है। आपको एक इनहेरेंट सपोर्ट मिलती है ना। आप अगर किसी को ऐसा मानते हो गॉड को, हमारे लिए गॉड हैं, तो इनहेरेंट सपोर्ट है, एक पीछे से सपोर्ट है कि यस मेरे लिए गॉड है, मैं जो कर रहा हूं मुझे उसका फल मिलेगा, मुझे उसका 100% फल मिलेगा जो मैं कर रहा हूं। तो एक सपोर्ट आ गई, ओज शक्ति बढ़ेगी। ऐसे एनर्जी आपके अंदर आती है ना। आप जब मंदिर जाते हो, आप जब टेम्पल जाते हो, जब पूजा पाठ करते हो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी की फ्लो आती है, बिकॉज ये इनहेरेंट बात है, इनहेरेंट चीजें हैं इसके अंदर कि यस जब मैं पूजा करता हूं तो ये सोच के कि यस ऊपर वाले मेरे साथ है, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों की सहायता करता हूँ, कॉम्पैशन है मेरे अंदर, लोगों के लिए सहानुभूति है, मैं सच बोलता हूँ। ये चीज अगर हैं कहीं ना कहीं, इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर है आपके अंदर तो आप यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। ओके, दिस इज द वे यू कैन इंक्रीज योर ओजस। द थर्ड वे इज मेडिसिनल रसायन। तीसरा जो तरीका है ओजस को बढ़ाने का, मेडिसिनल रसायन, लाइक यू कैन टेक शिलाजीत, यू कैन टेक आंवला, यू कैन टेक अश्वगंधा, यू कैन टेक एनी थिंग्स, यू कैन टेक तुलसी, है ना। तुलसी के ड्रॉप्स आते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो कंसंट्रेटेड ड्रॉप्स होती हैं वो, जो कि तुलसी में क्या क्वेश्चन आ चुके हैं मैंने बताया था यूपी पीसीएस में, कोरोना से पहले यूपी पीसीएस में तुलसी के कंपाउंड्स के बारे में पूछे गए थे कि फिनॉल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं तुलसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा। ओके, यू नो दैट। तो आपको पता है क्योंकि कोरोना में तुलसी के ड्रॉप्स कितनी बिकी हैं, आपको पता है कितना उसके बारे में चर्चा हुई है, तुलसी तुलसी तुलसी, है ना। तो इसलिए मैंने इन चीजों के बारे में बताया। और उसके बाद चौथा नंबर सात्विक डाइट। सात्विक डाइट लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में अगर आयुर्वेदा बताती है कि आप घी का सेवन करें, घी का सेवन करेंगे, स्वीट्स का सेवन करें, डेट्स का सेवन करें, फ्रूट्स का सेवन करें, फलों का, डेट्स का, खजूर का, और उसके बाद घी का सेवन करें, दूध, दही, इन चीजों का सेवन करें, तो आपकी ओज शक्ति अच्छी होगी। फिफ्थ तरीका है एलिमिनेटिंग अमा। अमा मीन्स अमा मीन्स होता है मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स, बॉडी के अंदर जो विषैले पदार्थ जम गए हैं इनको रिमूव करें। उनको रिमूव करने का एक तरीका है पंचकर्म सिद्धांत। इन 5 therapies in Ayurveda which are going to eliminate all the toxins, metabolic toxins from your body from your tissues, आपके उत्तक, आपके सेल से। ये पंचकर्म ऐसे तंत्र है, पंचकर्म ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी थेरेपी है जिसके थ्रू आपके अंदर की वो विषैले पदार्थ को बाहर निकाल देता है। पंचकर्म सिद्धांत। ओके, पंचकर्म आयुर्वेदा में आपने सुना होगा। तो ये एक तरीका है। फिर मैंने बताया था कि ओज शक्ति कम कैसे हो जाती है। आप एक्सेसिव थर्स्ट,
एक्सेसिव हंगर, एक्सेसिव फैट लॉस कर रहे हो, एक्सेसिव डाइट कर रहे हो, ये एक तरीका हो सकता है ओज शक्ति आपकी कम हो जाए। आप बहुत दुख रहते हो, ये एक तरीका। आप बहुत टेंशन में रहते हो, आप ये भी एक तरीका है कि ओज शक्ति, ओजस आपकी कम होगी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ओज शक्ति कम होती है। याद रखेंगे, मेंटल ट्रॉमास, टेंशन में रहते हो, इन चीजों से चीजें, हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। खुश रहोगे तो अपने आप चीजें अच्छी होंगी। लोगों के बारे में अच्छा सोचे, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यही चीजें निकल के आती हैं। अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा मानसिक जो सोच है आपकी उसको अच्छा रखे, अंदर से अच्छा रखे। बाहर से सिर्फ अच्छा नहीं बोलना है, बाहर से सिर्फ अच्छा नहीं बोलना है, क्योंकि अंदर तो वही फीड है, कचरा है ना। तो जिसके अंदर ये कचरा फीड है, उस कचरा को साफ करे और मन को साफ करे, मन तन सबको साफ करे। बोला जाता है, कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन को चंगा करे, गंगा आपके पास खुद आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जरूरी है अगर लाइफ को अच्छा करना है तो। अदरवाइज जिंदगी भर टेंशन में बिताते रहोगे। अपना काम करे, अपना काम ईमानदारी से करे, दूसरा अपना काम कर रहे हैं उनको अपना काम करने दे। आप अपना काम करें, आपकी लाइफ आपके हाथ में है, सिर्फ अपना काम करें आप। ठीक है, और दूसरों के लिए हेल्प जो कर सकते हैं, सहायता जो कर सकते हैं, जो भी हेल्पिंग नेचर हैं, आप लोगों के लिए रखें, कॉम्पैशन लोगों के लिए रखें, सिंपैथी रखें लोगों के लिए। ये बहुत जरूरी है अगर आप इंसान हैं तो, अगर आप ह्यूमन बींग हैं इस मानवता में। ये चीजें कम हो चुकी हैं इस कलयुग में, लेकिन इस चीज को ध्यान रखें, बहुत जरूरी है ये चीजें, है ना। अगर लाइफ अच्छे से बितानी है, बिकॉज यही जन्म है, जिस जन्म में आप आए हो इसी कुछ समय के लिए हो, उसके बाद यहाँ से निकल जाओगे, यहाँ से चले जाओगे धरती छोड़ के। थोड़ा अच्छा काम कर लो, अच्छा कर्म कर लो, मानवता के नाते करना आपका एक फर्ज बनता है। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल और ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट अर्थ एवर फाउंड। ओके, तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप अपनी बुद्धि का यूज करें, क्योंकि आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं लाइफ में। पढ़ाई कर रहे हैं, जम के पढ़ाई करें और सपना पूरा करे, ड्रीम पूरा करे। इसलिए मैं यहाँ पे आया भी हूँ, आपकी ड्रीम पूरा होगी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में आएगा और आप सॉल्व करेंगे इजीली, और चीज़ों को समझा के लेके चल रहा हूँ ताकि याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े ज़्यादा, आप चीज़ों को समझ पाए इजीली। ठीक है, तो मैंने चरक के बारे में बात की थी और चरक को मैं वहां से कंटिन्यू करता है जहां से मैंने छोड़ा था। इन चीज़ों को मैंने बात कर ली। मैंने 12 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। 12 एलिमेंट्स में मैंने बताया था आपको कौन कौन से एलिमेंट्स है। मैंने 5 एलिमेंट्स एयर वाटर अर्थ की बात की थी, आपको पता होगा। 3 वात पित्त कफ दोष की बात की थी, और 3 गुण सत्व राजस तामस, 3 गुण ये हो गए, और एक ब्रह्म अनडिफरेंशिएटेड इटर्नल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? ब्रह्म, आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म के बारे में बताया था कि हिंदू धर्म में किसी भी मनुष्य का एक ही उद्देश्य है कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, मैं आत्मा, हमारी आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए, है ना। ये अनडिफरेंशिएटेड इटर्नल एनर्जी को ब्रह्म बोलते हैं, है ना। एकमात्र उद्देश्य है हिंदू धर्म में मनुष्य का कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं। आयुर्वेद में भी बातें बताई गई हैं, और आदि गुरु शंकराचार्य 7th सेंचुरी एडी और 8th सेंचुरी एडी में भी दोनों में बताया जाता है। सिंगेरी मठ तमिलनाडु, सब पता चलेगा कहाँ है सिंगेरी मठ, कहाँ है। इन चीज़ों के बारे में, 4 धर्म का निर्माण, जो इनका ज्योति मठ क्या है, कैसे कैसे मठ उन्होंने निर्माण किया, पूरा भ्रमण किया भारत में, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बट बायो में आपको पढ़ना है, बायो नहीं हिस्ट्री में पढ़ना है आपको, तो इसको ध्यान रखेंगे चीज़ों के बारे में, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जानकारी रखेंगे। उसके बाद मैंने 12 एलिमेंट्स, इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, इम्बैलेंसेस आती हैं, तो आयुर्वेदा एक टेक्निक है जिसके थ्रू इन इम्बैलेंसेस को ठीक किया जा सकता है और आप डिजीज से बच सकते हैं। आपके अंदर जो विकार है, विरोग है, उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये एक तरीका था। और उसके बाद वात पित्त कफ मैंने बता दिया, इन चीजों की बात हो गई। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि पिछली क्लास में मैंने बात की थी कि एक चक्रपाणी दत्त करके एक स्कॉलर्स रहे हैं, चक्रपाणी बंगाली दत्ता। ठीक है, इनके बारे में जानकारी बहुत है, लेकिन मैं कुछ बुक बता दूंगा आपको, मे भी पॉसिबल है कि इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए। चक्रपाणी दत्त, चरक तात्पर्य टीका उन्होंने लिखा। टीका का मतलब होता है एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है टीका टिप्पणी की जाती है ना, टीका टिप्पणी एनालिसिस। तो उन्होंने चरक संहिता पे टीका टिप्पणी की है, एनालिसिस की है, इसे टीका बोला गया है। चरक तात्पर्य टीका, टीका का मतलब क्या होता है? एनालिसिस। टीका टिप्पणी की जाती है ना किसी चीज पे, कमेंट्री की जाती है ना, आपको पता होगा कमेंट्री, किसी बुक पे कमेंट्री आती है तो टीका टिप्पणी की जाती है, वही है टीका का मतलब एनालिसिस,
कमेंट्री वगैरह जो होती है, किसी बुक पे कमेंट्री बनना, टीका टिप्पणी करना, वो है चरक तात्पर्य टीका। चक्रपाणि दत्त के द्वारा चरक तात्पर्य टीका, ये 10th सेंचुरी सी में थे, कॉमन एरा, जिसको एडी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। तो ये है चरक संहिता पे ये टीका एनालिसिस है। लेकिन इनकी और भी बुकें हैं, इनकी और भी बुक हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम में आए या ना आए ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस दिन पूछ लिया ये मैच कर जाएगा। और जो बुक है उसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में, आयुर्वेदा क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है चिकित्सा समग्र। चिकित्सा समग्र एक बुक है जो कि मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर पे है। चिकित्सा समग्र चक्रपाणि दत्त की चिकित्सा समग्र एक बुक है जो कि मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर पे है। और एक है द्रव्य गुण संग्रह, चिकित्सा इट में भी पॉसिबल, ये क्वेश्चन आ सकता है, कभी बुक आ जाए, है ना, चिकित्सा समग्र, ठीक है। और उसके बाद एक है द्रव्य गुण, द्रव्य समझ में आ रहा है ना, द्रव्य गुण संग्रह। द्रव्य गुण संग्रह में वेरियस, इसमें ऐसी बात करो तो बहुत सारे द्रव्य के बारे में बात की गई है बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर बताने लगूं तो फिर ओवर ही हो जाएगा, चीजें ओवर हो जाएंगी, इसलिए इतना याद रखें। हाँ, कुछ मैं बता, चिकित्सा के बारे में समझ में आ रही होगी, तो मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर के बारे में, इसमें मेडिकल प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर, जो कार्य वगैरह उसमें कैसे करना है, प्रोसीजर्स, चिकित्सा समग्र में। द्रव्य गुण संग्रह में बॉडी के अंदर जो द्रव्य वगैरह है और इससे और भी चीजें रिलेटेड है ना, पेलियो चीजों से है, पुरानी चीजें जो होती हैं उनसे रिलेटेड भी चीजें इसमें बताई गई हैं। बॉडी के अंदर चीजें होती हैं, द्रव्य होती हैं, उनसे रिलेटेड चीजें बताई गई। बट आप इतना याद रखेंगे कि चक्रपाणि दत्त ने चरक संहिता पे एक टीका लिखा, चरक तात्पर्य टीका, एनालिसिस है टीका का मतलब। और इनकी और भी बुक है चिकित्सा समग्र। चिकित्सा समग्र जो होती है वो मेडिकल प्रैक्टिस होती है ना, और प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं, और द्रव्य गुण संग्रह, ये 2 बुक है इनकी, ये आप याद रखेंगे चक्रपाणि दत्त की, ठीक है। अब ये हिंदी भी लिख दूं क्या, चक्रपाणि दत्त की, ठीक है, चक्रपाणि दत्ता। तो ये ध्यान रखेंगे चक्रपाणि दत्ता, ये 2 बुक, ये और एक वो, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे चक्रपाणि दत्ता के बारे में, क्योंकि एक टीका टिप्पणी है चरक संहिता पे, चरक तात्पर्य टीका, नाम भी समझ में आ रहा है, चरक, ये याद रखेंगे। ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं इस बुकों पे, अदर ओवर हो जाएगा, क्वेश्चन आने वाले नहीं है, इसके अंदर भी घुस के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, अदरवाइज तो बहुत सारे बुक है फिर। हाँ, कुछ बुक की जानकारी रख ले, क्योंकि कब ये हिस्ट्री से भी लिंक कर रही है एक तरीके से, ठीक है ना, तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। और मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में भी बुक में बताया गया है, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी से भी है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब एक मैंने बताया था कि अगर आप बुक पढ़ोगे आयुर्वेद की, उसमें पिटक वगैरह आपने सुना होगा, बौद्ध धर्म का बहुत ही मान्य ये ग्रंथ है त्रिपिटक, आपने सुना होगा त्रिपिटक के बारे में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, आपने सुना है। तो इसको याद रखेंगे कि पिटक में भी कुछ चीजें बताई गई हैं चरक के बारे में, और किस पिटक में इतना नहीं जाने की जरूरत है, अदरवाइज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, हिस्ट्री में एंट्री कर लूंगा मैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये बहुत ही मान्य बौद्ध धर्म की ग्रंथ है, बहुत ही मान्य है। और पाली लैंग्वेज वगैरह में समझ रहे होगे, पाली लैंग्वेज में त्रिपिटक संस्कृत है, और त्रिपिटक 3 बास्केट्स, 3 टोकरी जो होती है ना, उसके नाम से ये बात आती है, पाली लैंग्वेज में वो लिखी गई थी, पाली में भी लिखा हुआ है चीजों के बारे में, ठीक है। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि कुषाण वंश था, पता होगा कुषाण वंश, कुषाण के राजा कनिष्क, उसके जो राज वैद्य थे ना वो चरक थे, ऐसा बताया गया है। सोचो कुषाण के समय, मैंने कल बताया था कुछ चरक के बारे में, किस सुंगा काल में, सुंग पीरियड में, कुछ ऐसा मैंने बताया था, ऐसा लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पे। और पिटक में लिखा हुआ है, त्रिपिटक में, कि कुषाण राजा कनिष्क के राज वैद्य थे चरक, ठीक है। तो त्रिपिटक में ऐसा लिखा हुआ है, और इसके अंदर सुत्त पिटक मेनली है, सुत्त पिटक में बातें बताई गई हैं, लेकिन इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज
कंट्रोवर्सी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि ये एंशियंट पीरियड में चीजें हैं, तो कोई ऑथर, कोई स्कॉलर्स कुछ बताते हैं, कोई स्कॉलर्स कुछ बताते हैं। बट अगर आप इतना याद रखते हो कि त्रिपिटक में ये बात बताई गई है कि चरक जो है वो कुषाण राजा कनिष्क के राज वैद्य थे, उनके वैद्य थे ये, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगी अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, मे भी पॉसिबल है। कुषाण राजा के बारे में तो आप कनिष्क के बारे में तो हिस्ट्री में पढ़ते ही हो। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। तो त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है बौद्ध धर्म की, है ना, बौद्ध धर्म की। ये हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी आरोप आ चुकी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कॉलर्स ने ऐसा भी बताया, अगर मैं आयुर्वेद की बुक्स के हिसाब से बताऊं तो उसमें ऐसा बताया गया है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इस पिटकों पे चरक ने खुद कुछ क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। इस पे भी सवाल उठा दिया था उन्होंने, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। जहां ये पढ़ोगे उसी के आसपास में आपको ये भी बातें मिल जाएंगी आयुर्वेद की बुक में, और हिस्ट्री की बुक में भी कुछ मिल सकती है आपको, कि इन पे ही सवाल उठा दिए थे, इन्हीं के पिटकों पे भी सवाल उठा दिए थे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चरक इस काल में थे, कुषाण राजा कनिष्क के काल में थे, उनके राज्य वैद्य थे, जबकि चरक खुद ने जवाब क्वेश्चन उठा चुके हैं त्रिपिटकों पे। इनके ही कुछ त्रिपिटकों के, जो त्रिपिटक के अंदर बातें लिखी गई है उन्हीं पे क्वेश्चन उठा चुके हैं, है ना। तो इसीलिए कि त्रिपिटक में ऐसा लिखा हुआ है कि कुषाण राजा कनिष्क के राजवैद्य थे, इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, बट ऐसी बातें चलती हैं, ऐसा इतिहास में बातें होते आ रही हैं। तो ध्यान रखेंगे मिट में भी ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं, चरक हो गई, चरक की कहानी हो गई। चरक के बारे में और भी चीजें हैं, बट वो इतना आयुर्वेद आपको नहीं पढ़ना है। अदरवाइज बहुत सारी आयुर्वेद तो पता है आपको, फिर तो भेद संहिता के बारे में बताने लगो, चरक के बारे में और एंट्री कर लो, है ना। मैंने जो बताया था वो चैप्टर्स बताई थी, 8 पार्ट्स बताई थी, 8 पार्ट में 8 बुक है, उसके अंदर 120 चैप्टर है, उसके अंदर 9295 सूत्र है, बताया था, याद होगा। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्ध स्थान, इसके अंदर चैप्टर्स बटी हुई हैं। तो फिर अंदर एंट्री करके बहुत सारी बातें हो सकती है, जरूरत नहीं है। ठीक है, और आयुर्वेदा की बात करूं तो आयुर्वेदा ने लाइफ को कैसे डिफाइन किया था, मैंने बताया था, लाइफ इज द कॉम्बिनेशन, संयोग, एक जोड़ है, मिश्रण है, किसका, लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड रीइंकार्नेटिंग सोल, ऐसे लिखी गई है बात। रीइंकार्नेटिंग सोल, ये सोल वाली जो बात है ना, आत्मा, ये आयुर्वेदा में हटके है मेडिकल सिस्टम जो आज चल रही है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि वो आत्मा की बात नहीं करती है। तो जीवन जो है वो पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा का संयोग है, योग है, मिश्रण है, और शरीर, हमारे सेंस, इंद्रियां और माइंड, इन सब का योग है, ऐसा। और माइंड के बारे में मैंने बताया था, माइंड इज नॉट ए ब्रेन, माइंड यहां नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। माइंड इज इन योर कंप्लीट बॉडी, माइंड इज इन योर कंप्लीट बॉडी, सेल्फ कॉन्शियस लेवल ऑफ योर कंप्लीट बॉडी इज कॉल्ड माइंड। आप किस तरह से किसी चीजों को समझ पाते हैं, ये है माइंड। माइंड पूरे बॉडी में है, माइंड यहां नहीं है। योर ब्रेन इज वेरी मच स्मॉल, इट्स नॉट हैविंग कैपेबिलिटी टू रिटेन दिस माइंड। माइंड तो पूरे बॉडी में है, ब्रेन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ब्रेन तो छोटा सा एक ऑर्गन है, माइंड एक ऑर्गन नहीं है। माइंड ऑर्गन नहीं है, माइंड अंग नहीं है, लेकिन ब्रेन एक ऑर्गन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, माइंड इज इन योर कंप्लीट बॉडी, माइंड इज इन योर कंप्लीट बॉडी। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। हाँ, अब मैं बात करूं आगे, ऐसा हो जाएगा कि चरक में एंट्री मारते जाऊंगा मैं अंदर अंदर अंदर, इसलिए इससे पहले निकल के आपके एग्जाम के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूं। सुश्रुत की बात स्टार्ट करते हैं, और सुश्रुत की बात मैंने आपके पहले लेक्चर्स में मैंने बात भी की है। सुश्रुत, यू नो दैट सुश्रुत, द मेडिसिन मैन ऑफ इंडिया कौन थे, चरक, है ना। और सुश्रुत द सर्जरी मैन ऑफ इंडिया, द सर्जन, द फादर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, ऐसी कहानी है। लेकिन मैंने फिर बताया कि आप इतिहास में ऐसा ध्यान रखेंगे, ऐसा बहुत बार होगा कि एक पर्सन का नाम ना होके इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये लोगों का समूह होगा, है ना। और जो नॉलेज जो सुश्रुत संहिता में लिखी गई होगी, ये कहीं ना कहीं बहुत सेंचुरीज बिफोर से ये चलते आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। मैं कहानी बताने वाला हूँ, ये चलते आ रही है, आ रही है, आ रही है। और सुश्रुत वाज द फर्स्ट वन पर्सन, सुश्रुत वाज द पर्सन
फर्स्ट पर्सन टू रिकम्पाइल टू पुट इन अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मेट, इसको अच्छे फॉर्मेट में कंपाइल किया और बना सुश्रुत संहिता। लेकिन इसकी टोटल नॉलेज इसके अंदर लिखी गई है कि कई शताब्दी पहले से आती आ रही होंगी, ठीक है। और सुश्रुत वो शायद वो पहले व्यक्ति हो सकते हैं जो इस ज्ञान को एक ब्यूटीफुल फॉर्मेट में कंपाइल करके रखा, जिसको आज आप जानते हो सुश्रुत संहिता, ठीक है। तो एक पर्सन ध्यान नहीं रखेंगे, ध्यान रखना है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपुल, है ना, ऐसा समूह हो सकता है लोगों का, बिकॉज एक आदमी हम नहीं मानते हैं। और सुश्रुत का काल क्या हो सकता है, तो सुश्रुत का काल आप इतिहास जाके बुक उठाओ और देखना, और आयुर्वेद की बुक उठाओगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। कभी मिलेगा 8th सेंचुरी में, कभी मिलेगा 7th सेंचुरी में, कभी मिलेगा 6th सेंचुरी में, कहीं कहीं 4th सेंचुरी। तो आप क्या कर सकते हो, आप 2-3 सेंचुरी लिख लो, क्या क्या लिखा हुआ है 8 में, 7th में, 6th में, ऐसी बातें लिखो। 4th में भी लिखा होगा कहीं कहीं। तो इस काल में ये सेंचुरी, इस काल में ये थे, ऐसा बात लिखा हुआ, एक फिक्स नहीं है। मैंने पहले बताया था चरक के बारे में भी कुछ नहीं फिक्स है कब थे, इनके बारे में कुछ नहीं फिक्स है ये कब थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और सुश्रुत का जो मतलब होता है, मैंने बताया ना, मैंने चरक की मतलब बताई थी कि वॉन्डरिंग फिजिशियन, है ना, भ्रमण करने वाले चिकित्सक। तो आपको लगेगा सुश्रुत का भी मतलब कुछ होगा। यस है, जब मैं हूं तो बताऊंगा इसका मतलब क्या है। सुश्रुत, सुश्रुत सु का मतलब होता है ये सु, एक मिनट ऐसे बांट लेते हैं इसको। सु का मतलब होता है सुना हुआ कुछ, है ना, सु। और श्रुत का मतलब होता है अच्छा और कुछ सुना हुआ। श्रुत का मतलब होता है सुना हुआ कुछ, है ना। सु मतलब कुछ अच्छा, तो कुछ अच्छा सुना हुआ, कुछ सुना हुआ नाम, वेल रिनाउंड नेम, कुछ फेमस नाम, वेल नोन नेम। उस समय पे जिस समय ये होंगे बहुत ही फेमस नाम होगा ये मतलब है। सु मीन्स अच्छा, और श्रुत मीन्स सुना हुआ, सुना हुआ कुछ अच्छा सुना हुआ। वेल रिनाउंड नेम होगा उस समय जिस समय ये होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, एक नहीं ये ग्रुप होगा लोगों का, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी होंगी उस समय ये लोग, इसलिए नाम भी है। सु मीन्स अच्छा, श्रुत मीन्स सुना हुआ, अच्छा सुना हुआ, वेल रिनाउंड, वेल फेमस पर्सन जो होंगे उस समय, उनको सुश्रुत बोला गया। एक पर्सन को नहीं, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, उनको मिला के, और वो लोग बहुत फेमस पर्सनालिटी होंगे उस समय, अपने समय में, ये काल जो मैं बता रहा हूं, इसलिए सुश्रुत वर्ड ये आया है, ठीक है। ये मतलब है सुश्रुत का, अच्छा सुना हुआ। सु मीन्स होता ना अच्छा, श्रुत मीन्स सुना, श्रुता, श्रोता, श्रोता सुना हुआ, सुनना, है ना, श्रोतागण होते हैं ना, तो श्रुता, श्रुता सुना हुआ, सुश्रुता सुना हुआ। श्रुत मीन्स सुना हुआ, सु मीन्स कुछ अच्छा, अच्छा सुना हुआ, वेल रिनाउंड, वेल नोन पर्सन इस समय में ये लोग होंगे, ये मतलब है इसका, ठीक है। और सुश्रुत कहाँ से थे, तो इसके बारे में देखोगे तो आपको पता चलेगा ईस्टर्न बिहार में थे, बिहार की ओर थे, ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। लेकिन जो फेमस है मैं वो बता दे रहा हूं, बनारस। यस, बनारस, सुश्रुत, ही इज फ्रॉम, ही वॉज फ्रॉम बनारस। मैं ये वाला बनारस लिखता हूं, पहला नाम यही था इसका, बनारस। आज तो ये लिखते हैं वाराणसी, है ना, वाराणसी। ठीक है, यहाँ के थे ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बनारस। और सुश्रुत के बारे में अगर बताऊं तो ये, इनके जो पिता थे, या ये किस परिवार से बिलोंग करते थे, कहीं ऐसा मिलेगा आपको लिखा हुआ कि ही इज द सन ऑफ ऋषि विश्वामित्र। यू नो दैट ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र नगरी कौन है, बक्सर। विश्वामित्र की नगरी बक्सर कही जाती है, उन्हीं का नाम मैं ले रहा हूं। तो ही इज द फैमिली मेंबर ऑफ ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र के फैमिली मेंबर थे, परिवार के थे। कहीं ऐसी भी बात लिखी गई है, कुछ बुक में आप देखोगे कि वो उनके बहुत सारे पुत्रों में से एक पुत्र थे। सुश्रुत बहुत सारे पुत्रों में से एक पुत्र थे, याद रखेंगे ऋषि विश्वामित्र के बारे में। ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, बक्सर की जो विश्वामित्र की नगरी बोली जाती है। और आपको पता होगा कि इनका भंग, इनकी तपस्या भंग किसने की थी, है ना, कहानी तो पता ही होगा आपको, कौन थी जो इनकी तपस्या को भंग की थी और क्या कारण था। माइथोलॉजी में जाओगे तो इंद्र ने क्यों ऐसा किया, भंग कराया तपस्या, नहीं तो क्या हो जाता, कुछ ऐसा तपस्या कर रहे थे ये।
तो वो ओवर हो जाएगी, माइथोलॉजी में जाना नहीं अपने को। ऋषि विश्वामित्र के सन बोले जाते हैं, कहीं कहीं इनके परिवार का हिस्सा बोले जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र के बहुत सारे पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र सुश्रुत को बोला गया है, ठीक है, जो कि बनारस से थे सुश्रुत। ऋषि विश्वामित्र हो गए। ऋषि विश्वामित्र के बारे में आपको क्या पता है? मैंने तीसरा मंडल बताया था, गायत्री मंत्र, ऋग्वेदा थर्ड मंडल गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू सावित्र इन द प्रेज ऑफ सन, सन के लिए, सूर्य देवता के लिए, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही इनर्जेटिक लाइन है ये। इसको सुनने के बाद एक आत्म शक्ति और एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है ना, एक बहुत ही, इसको जाप करना चाहिए इस वर्ड को, बहुत ही फेमस वर्ड है ये। और इसका मीनिंग अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग मीनिंग बताया है, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कुछ और बताया, इंडियन स्कॉलर्स ने कुछ और बताया, तो बहुत सारी मीनिंग है इसके अंदर, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि जो आपके अंदर जो बुराइयां हैं ना, उस बुराइयों को ये बाहर निकालने वाली है। जो आपके अंदर अज्ञानता है ना, उस अज्ञानता में ज्ञान को भरने की बात करती है ये विश्वामित्र की तीसरी मंडल की जो गायत्री मंत्र है, जो कि डेडिकेटेड टू सावित्र। सावित्र का मतलब होता है इन द प्रेज ऑफ सन, सूर्य देवता के लिए। तो ऐसा है, आपके अज्ञान रूपी अंधकार जो है ना, उसको ज्ञान से भरने की बात करती है कौन? गायत्री मंत्र। कहीं ना कहीं ये भी इसका इन्फ्लुएंस निकल के आता है, मतलब निकल के आता है। ऋषि विश्वामित्र तीसरा मंडल में ये बातें लिखी गई हैं, और गायत्री मंत्र इन्होंने ही क्रिएट किया था, इन्होंने ही बनाया था गायत्री मंत्र को। तो ध्यान रखेंगे इतनी चीजें, ओके। ऋषि विश्वामित्र के सन में से, बेटे में से एक पुत्र माने जाते हैं सुश्रुत। विश्वामित्र की नगरी बनारस, बनारस नहीं, बक्सर। बनारस के तो इनके जो ये हैं सुश्रुत, उनको बोला जाता है कि वो बनारस के होंगे, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी मिलेगा आपको कि ईस्टर्न बिहार के पार्ट में थे वो, तो बनारस तो शायद वो बिहार के आस ही पास का इलाका पड़ जाती है। उसके आगे एक बलिया डिस्ट्रिक्ट आती है, उसका बिहार स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार और बनारस, तो बनारस आप याद रखेंगे, बनारस के थे ऐसा माना गया है, ज्यादा ये ठीक माना गया है कि बनारस ही सही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर जैसे मैंने कल बात की थी कि चरक संहिता की एक्सपाउंडर कौन है, याद है? चरक संहिता के एक्सपाउंडर कौन है, ऑथर कौन है, सप्लीमेंटेटर कौन है, रिडैक्टर कौन है? चल याद है? प्रतिसंस्कर्ता, तंत्रकर्ता, और क्या कहते हैं ऑथर जो है ये कौन है, उपदेष्टा कौन है, एक्सपाउंडर कौन है? तो क्यों ना सुश्रुत के बारे में भी ऐसी चीजें हैं, है यस। धन्वंतरी को जानते हो, देवदास धन्वंतरी, देवदास धन्वंतरी, द गॉड ऑफ मेडिसिन, द गॉड ऑफ हिंदू आयुर्वेदा, द गॉड ऑफ आयुर्वेदा, द देवदास धन्वंतरी इज द डॉक्टर ऑफ देवास, देवों के डॉक्टर थे ये, है ना, धन्वंतरी, है ना। तो धन्वंतरी से ये ज्ञान स्टार्ट होती है, ये सुश्रुत संहिता की जो ज्ञान है, एक्चुअली पहले प्रिसेप्टर इसके धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी। और वो फिर प्रिसेप्टर जो धन्वंतरी हैं, वो ज्ञान सुश्रुत संहिता को मिला, सुश्रुत को। सुश्रुत इसके ऑथर है, एक तरीके से कंपोजर है। और सुश्रुत के बाद इसको सप्लीमेंटेटर जो हैं, सप्लीमेंटेटर तंत्रकर्ता, वो जो है वो है नागार्जुन, जो बौद्ध धर्म के थे, आपको पता होगा। और फिर रिडैक्टर थे। और फिर अगर बात करूं इसका लास्ट जो एमेंडर है, जिसको अमेंड किए हुए है, या सप्लीमेंटेटर भी कहीं लिखा जाता है ऐसा, है ना, तंत्रकर्ता भी बताया गया है, वो है लास्ट चंद्रात, चंद्रात, ठीक है। और चंद्रात की मेंशन बहुत सारी बुक्स भी है उनकी, और कहानी और भी है इससे रिलेटेड, लेकिन मैं उसी पोर्शन को कवर कर रहा हूं जो मैं बता रहा हूं, ज्यादा एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही। तो स्टार्ट करें। धन्वंतरी, कहानी बहुत है। देवदास धन्वंतरी पूरा ही लिख लो, देवदास। आपको पता है देवदास धन्वंतरी के बारे में कहानी? द गॉड ऑफ मेडिसिन, द गॉड ऑफ द हिंदू गॉड ऑफ आयुर्वेदा, ऐसा ही बोला गया है। कहीं ना कहीं ये विष्णु के अवतार भी माने गए हैं। आप अगर माइथोलॉजी में जाओगे तो विष्णु के अवतार, ट्विन अश्विनी कुमार का नाम सुना आपने? ट्विन अश्विनी कुमार, वो भी रिलेटेड है विष्णु से, बोला जाता है, कहीं कहीं कुछ बोला जाता है ही इज प्रैक्टिसिंग मेडिसिन ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स, वैदिक समय से ही उनके बारे में बताया जाता है कि वो मेडिसिन को प्रैक्टिस करते थे। ट्विन अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार की मैं बात कर रहा हूं। और देवदास धन्वंतरी जो है, इनको बताया जाता है कि विष्णु के ही एक अवतार थे, विष्णु के ही एक रूप थे। और इस देवदास धन्वंतरी ये पहला फर्स्ट प्रिसेप्टर है। और एक्चुअली अगर बात करूं तो बताया जाता है कि सुश्रुत इज एक्चुअली टॉट बाय धन्वंतरी। सुश्रुत को एक्चुअली किसने बताया था, किसने पढ़ाया था, ये ज्ञान किसने दिया था? धन्वंतरी नहीं दिया था। जो सुश्रुत संहिता आई है ना,
ये ज्ञान धन्वंतरि ने दिया था। ही वॉज द फर्स्ट प्रिसेप्टर, ही वॉज द फर्स्ट प्रिसेप्टर ऑफ सुश्रुत संहिता। ये पहले थे जिनके पास ये ज्ञान था। फिर ये ज्ञान मूव करता है कहां? ये ज्ञान मूव किया सुश्रुत के पास। सुश्रुत कंपोजर है, इस ज्ञान को फिर सुश्रुत के पास मिला। तो धन्वंतरि ने एक्चुअली टीच किया था, पढ़ाया था। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप हो गए सुश्रुत, मैं हो गया धन्वंतरि, इस तरीके समझ सकते हैं। तो ये सुश्रुत को मिला ज्ञान। सुश्रुत ने इसको कंपोज किया, ठीक है, ऑथर भी बोल सकते हो, कंपोज किया। और उसके बाद सुश्रुत के बाद ये ज्ञान आगे मूव करती जाएगी। मैंने बोला इस पर टीका टिप्पणी बहुत हुई होंगी, जैसे चरक में हुई है। तो इसके बाद नागार्जुन, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के थे, आपको पता होगा। इनकी कहानी स्टार्ट नहीं करनी है, इसी को लेके चलते हैं जो मैं लेके चल रहा हूं। नागार्जुन, उसके बाद लास्ट में जो इसके अमेंडर हैं वो चंद्रात। चंद्रात के बारे में जानते हो आप? 10th सेंचुरी सी में बताया जाता है इनका। और भी इसकी मैंने पहले बताया कि प्राचीन काल में बहुत सारे लोगों की जो समय काल है वो क्लियर नहीं है। तो चंद्रात ये थे, और चंद्रात की कहानी और भी है, और इनके बुक से बहुत सारी जानकारी मिलती है। चंद्रात की जो किताब है ना, इनकी किताबों से बहुत सारी एक जानकारी मिलती है किसी और के बारे में, जो कि ऋषि ऐत्रेय के शिष्य थे, उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है इनके बुक से, ठीक है। तो हमको उतना नहीं जानना है, क्योंकि अगर उतना जाने लगोगे तो फिर ये ओवर हो जाएगी, चीजें आउट ऑफ एग्जाम हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना है, एज पर द सिलेबस ऑफ योर एग्जाम। और यूपीएससी के हिसाब से बाय क्या कहते हैं, हिस्ट्री में भी चीजें हैं, और मैं बायो से लिंक करते जा रहा हूं, तो इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो चंद्रात के बारे में ये जानकारी हो गई, और इसको ध्यान रखेंगे चंद्रात क्या थे, चंद्रात की कहानी, चंद्रात की बुक। मुझे लगता है कि हिस्ट्री में भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतने अंदर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत सारी इन्होंने बुक भी लिखी है, उस बुक का रेफरेंस कहीं और भी दिया गया है। तो कहानी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये अपनी कहानी है कि पहला नॉलेज जो सुश्रुत संहिता जो है वो धन्वंतरि के पास था। वो नॉलेज जो बहुत सालों से इकट्ठा हुए आ रहा था, इकट्ठा होते हुए आ रहा होगा, धन्वंतरि जिनको विष्णु का एक रूप बताया गया, वो ज्ञान सुश्रुत को मिला। जो कि ऐसा बताया जाता है कि धन्वंतरि ने खुद इनको टीच किया था, पढ़ाया था। सुश्रुत से फिर नागार्जुन, नागार्जुन से चंद्रात। चंद्रात जो है मेंडर है, नागार्जुन जो है ये सप्लीमेंटेटर है, रिडक्टर है, रिडक्टर तंत्र क्या कहते हैं, उपदेष्टा। और सुश्रुत जो है कंपोजर है, इसको कंपोज किए थे, और ये पहले क्रिएटर है इस नॉलेज के, जो ऐसे मूव करते आई, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद चंद्रात की जो कहानी है, चंद्रात की कहानी मैं कभी अगर जरूरत होगी तो बता दूंगा। चंद्रात से लिंक बहुत सारी है, और क्या है कि आपको मैं बताऊं तो ऐत्रेय के जो शिष्य थे ना 5, उसमें से एक शिष्य की जो बुक है ना, वो इनके चंद्रात की बुक से लिंक करती है, और इनका भी जिक्र है। तो कहानी बहुत ही फैली हुई है, एक दूसरे से मिक्स है। प्राचीन काल में यही चीजें हैं कि किसी बुक में किसी और का जिक्र है, उनके बुक में किसी और का जिक्र है। तो ऐसी चीजें बहुत फैली हुई है, बट इतना ही ध्यान रखेंगे आप अभी के लिए। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं कर रहा हूं, जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, धन्वंतरि से सुश्रुत, सुश्रुत से नागार्जुन जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, बौद्ध धर्म में थे, बौद्ध धर्म फॉलो करते थे, और नागार्जुन से चंद्रात, ठीक है। चंद्रात के बारे में आपको पता चल गया यहां तक। अब अगर मैं बात करूं कि सुश्रुत संहिता के अंदर क्या क्या है, जैसे मैंने बात की थी क्या, चरक संहिता 8 चैप्टर, 8 पार्ट या 8 बुक है चरक संहिता। उसके अंदर 120 चैप्टर, और उसके अंदर 9295 सूत्र। उसी तरह से सुश्रुत के अंदर भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो क्यों ना उसको पढ़ ले। सुश्रुत संहिता, ये वन ऑफ द ग्रेट ट्रीटीज ऑफ आयुर्वेदा, बहुत ही बड़ी कृति है एक आयुर्वेदा में से एक। जैसे मैंने बताया था चरक, चरक सबसे पहले आई थी, उसके बाद सुश्रुत आई है। चरक जो चरक संहिता है वो पहले आई थी, उसके बाद सुश्रुत संहिता आई है। चरक संहिता वो पहली ट्रीटी है, पहली कृति है आयुर्वेद की सबसे बड़ी, जिससे आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है पूरा। सुश्रुत संहिता दूसरी है, और तीसरा भेल संहिता है, ठीक है। और भी संहिता मैंने बताई थी आपको, अष्टांगा हृदयम, अष्टांगा संहिता के नाम से भी जानी जाती है, वो भी है। लेकिन आप 3 याद रखेंगे, चरक संहिता,
सुश्रुत संहिता और भेल संहिता। भेल जो है वो ऐत्रेय के ही शिष्य थे, जो 5 शिष्य मैंने बताया था ना, इसमें से अग्निवेश एक थे, भेल भी एक है, फिर रातुकर्णा भी हैं, उसके बाद और भी हैं, जरूरत नहीं अपने को। तो भेल जो है वो एक शिष्य थे ऐत्रेय के, 5 शिष्य में से एक, और दूसरा शिष्य अग्निवेश थे, जिन्होंने पूरी नॉलेज चरक संहिता का आपको पता होगा। तो ये सुश्रुत संहिता, इसके अंदर क्या क्या है, अगर इसके अंदर बात करूं तो इनिशियली इसके अंदर 5 सेक्शन थे, 5 सेक्शन था इसके अंदर, 5 किताबें थी, 5 इनिशियली, शुरुआत में कितने थे, 5 सेक्शन थे इसके अंदर, 5 भाग था इसके अंदर, 5 भाग या 5 बुक बोल लो इनिशियली, और उसके अंदर 120 चैप्टर थे, 120 चैप्टर, ठीक, 120 पार्ट था इसके अंदर, ठीक है। बाद में फिर एक और ऐड किया गया, है ना, उत्तर तंत्र को ऐड किया गया, तो 6 हो गए। तो फाइनली जो हो गए बाद में लेटर बाद में एक और ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद 6 हो गए, 6 सेक्शन या 6 भाग या 6 किताब, 6 हो गए। और जो चैप्टर है 120 चैप्टर पहले था, अब चैप्टर बढ़ के कितना हो गया होगा, 186 चैप्टर हो चुके हैं। 6 सेक्शन में आपको मिलेगा 186 चैप्टर। इनिशियली 5 सेक्शन, 5 भाग थे सुश्रुत में, 120 चैप्टर हुआ करते थे इसमें, बाद में एक चैप्टर और ऐड किया गया, सेक्शन और ऐड किया गया, उत्तर तंत्र, और उत्तर तंत्र में 6 सेक्शन हो गए, पहले 5 थे, एक और ऐड हो गया उत्तर तंत्र, और उत्तर तंत्र के बाद 6 सेक्शन हो गए ये, और इसके अंदर 186 चैप्टर हैं, चैप्टर बढ़ गए 120 से। मैं 6 सेक्शन के बारे में बात करूंगा, 186 चैप्टर, ये 186 चैप्टर इसके अंदर है। और अगर बात करूं इसके अंदर तो 1120 बीमारियां, 1120 इलनेसेस बीमारियों की बात की गई है, 1120 बीमारियां, ठीक है, इलनेसेस 1120 इलनेसेस की बात की गई है। कितने मेडिसिनल प्लांट्स की बात की गई है, इसके अंदर 700 मेडिसिनल प्लांट्स की बात की गई है, ऐसे पौधे जिससे औषधि निकलती है। मैंने बात की थी आपको प्लिनी के बारे में, याद है, गैलन के बारे में, वहां पे मैंने कुछ बात की थी, प्लिनी ने 1000 कुछ बताया था, है ना। तो 700 मेडिसिनल प्लांट्स चरक संहिता में बताई गई, 700 औषधि वाले पौधे मेडिसिनल, लिख लेंगे हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिंपल जो वर्ड है ना वही यूज कर रहा हूं, जो डिफिकल्ट है मैं तो बोल ही देता हूं। मेडिसिनल प्लांट्स, 700 मेडिसिनल प्लांट्स जो औषधि वाले पौधे हैं, जिससे औषधि निकल सकती है, वो सुश्रुत संहिता में मेंशन है। 700 ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही जरूरी है। 700 मेडिसिनल प्लांट्स, कभी क्वेश्चन आ गया कि सुश्रुत संहिता में कितने मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सुश्रुत संहिता में कितने हैं, 700 मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र है। आगे अब इसके अंदर मिनरल सोर्सेस की बात की गई है कि कितने मिनरल सोर्सेस हैं जिससे आप मेडिसिन बना सकते हो, है ना, मेडिसिन बनाने के लिए कितने मिनरल सोर्सेस हैं। और उसके बाद फिर मिनरल सोर्सेस के अलावा इसमें और भी बात है कि कितनी, मतलब मिनरल सोर्सेस कितने वो तत्व हैं जिसके थ्रू आप बना सकते हो, इन चीजों को मेडिसिन बना सकते हो। तो 64 मिनरल सोर्सेस की बात की गई है इसी के अंदर, 64 मिनरल सोर्सेस टू मेक मेडिसिन। 64 मिनरल सोर्सेस, खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिसके थ्रू आप बना सकते हो मेडिसिन, 64। और 54 ऐसे एनिमल सोर्सेस हैं, ऐसे एनिमल जानवर हैं, 54 ऐसे जानवर हैं जिसको, 64 नहीं 50, ये 64 ही है, और वो 57 है, 57 ऐसे एनिमल सोर्सेस हैं जिसके थ्रू आप मेडिसिन को बना सकते हो। 64 मिनरल सोर्सेस, खनिज पदार्थ जिसके थ्रू आप बना सकते हो मेडिसिन को, और 57 एनिमल सोर्सेस हैं। 57 जानवर स्रोत हैं, जानवर जिसके थ्रू आप मेडिसिन को बना सकते हो। तो ये इसके अंदर जानकारी है, जो आपको अगर मेडिसिन बनाना हो तो 186 चैप्टर, 1120 बीमारियों के बारे में, 700 औषधि वाले पौधे, 64 मिनरल सोर्सेस फॉर मेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन को बनाना है तो 64 खनिज पदार्थ, खनिज स्रोत हैं,
और 57 एनिमल सोर्सेस है, जानवरों का सोर्स, जो जानवर से आप मेडिसिन बना सकते हो। 57 ऐसे एनिमल सोर्सेस बताए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। और कितनी सर्जरी की बात की गई है इसके अंदर, कितने टाइप की सर्जरी, 8 टाइप की सर्जरी की बात की गई है, 8। कभी क्वेश्चन आ जाए कि सुश्रुत संहिता में कितनी सर्जरी की बात की गई है, तो बोलेंगे 8। क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 8 टाइप की सर्जरी की बात की गई है। लेकिन उससे पहले जो मैंने बताया है कि 6 सेक्शन जो मैंने बताया ना, 6 सेक्शन और बुक, पहले 5 थे, 120 चैप्टर था, मैंने बताया 6 बुक ऑफ सुश्रुत संहिता। कौन कौन है, मैंने उसमें क्या बताया था आपको, 8 जो बुक थी चरक की, 8 जो पार्ट बांटी गई थी, उसमें से मैंने बताया था सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान। तो इसमें भी वो चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है और बाकी चीज इसमें है। तो 6 सेक्शन है, 6 बुक है, पहले 5 थे, है ना, उसको पूर्व तंत्र बोलते थे, और बाद में एक और जुड़ा उत्तर तंत्र, तो 6 बन गए। 5 इनिशियली 5 थे, इनिशियली 5 थे, जिसको पूर्व तंत्र, अगर चरक संहिता को, सुश्रुत संहिता को बांटोगे तो पूर्व तंत्र और उत्तर तंत्र, उत्तर तंत्र बाद में जोड़ा गया, है ना। अभी कितनी आयुर्वेद के कितने पार्ट को कवर करता है, 4 बुक को कवर करती है ये आयुर्वेद, ये कितनी बुक को कवर करती है, इसमें भी कहानियां हैं, लेकिन आप उतना याद नहीं रखेंगे। पूर्व तंत्र में 5 है, 5 सेक्शन, और एक जो है ये उत्तर तंत्र आपको जोड़ा गया है, उत्तर तंत्र। तो 5 कौन है और उत्तर तंत्र एक लास्ट। तो मैंने जो आयुर्वेद में जो चरक संहिता में जो बताई थी ना चीजें, वही है, 1-2 उसमें मिसिंग है इसमें, है ना, उसके अलावा। तो ध्यान रखेंगे। सूत्र स्थान मैंने बताया था उसमें, यहां पे भी सूत्र स्थान है, ये पूर्व तंत्र, उत्तर तंत्र। अब मैंने 5 ये, एक 6 सेक्शन हो गए। अब मैं 6 को बता दे रहा हूं, 6 कौन कौन है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, सूत्र स्थान, निदान स्थान, ठीक है। तीसरा चिकित्सा स्थान, उसमें भी था, चरक संहिता में मैंने बताया था। चौथा कल्प स्थान। अब बचा कौन सा, शरीर स्थान यहां पे है, लेकिन उसमें और भी कुछ थे। इंद्रिय स्थान यहां पे नहीं है, विमान स्थान यहां पे नहीं है, वो 2 वहां पे थे चरक संहिता में, यहां पे वो दोनों नहीं है। 5वां शरीर स्थान, हिंदी में लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। निदान स्थान, है ना, चिकित्सा स्थान, है ना, शरीर स्थान, कल्प स्थान, सूत्र स्थान। ये तो 5 हो गई जो मैंने बताया था इनिशियली 5, उसमें 120 चैप्टर, लेकिन एक छठा जुड़ा हुआ है, तो मैंने 6 सेक्शन लिखा है, 6 बुक। छठा जो है वो 6 नंबर का है, उत्तर स्थान, ये लास्ट में जुड़ा था बाद में, उत्तर स्थान। अब उत्तर स्थान के अंदर क्या बात की गई है, अगर मैं एक टर्म में बता दूं ओवर हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं। उत्तर स्थान में नोज, जो डिजीज है ना, नोज से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, ये डिजीज की बात की गई है, जनरल मेडिसिन की बात की गई है, ऐसे, और पागलपन की बात की गई है, दौरा आना, उन चीजों की दवाइयों की बात की गई है, मेडिसिन की बात की गई है, उसका इलाज की बात की गई है। दौरा आना है ना, एपिलेप्सी होती है, जो पागलपन होती है, या नोज की ट्रीटमेंट है, आंखों की ट्रीटमेंट है, जनरल मेडिसिन के बारे में है, वो उत्तर स्थान में। कहानी और भी है, लेकिन इतना याद रखेंगे। सूत्र स्थान आपको पता चल रहा होगा, जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में है सूत्र स्थान। निदान स्थान पैथोलॉजी से है, डिजीज से रिलेटेड, किस किस कारक से कौन सी डिजीज होती है, उसका निदान क्या है तो डिजीज से रिलेटेड है। चिकित्सा स्थान, चिकित्सा आप समझ रहे हो कि थेरापेटिक से रिलेटेड है ना, चिकित्सा कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, रोग को कैसे ठीक करना है। कल्प स्थान, शरीर स्थान, बॉडी की एनाटॉमी, बॉडी की इंटरनल पार्ट्स, फिजियोलॉजी, शारीरिकी के बारे में है, बॉडी की इंटरनल पार्ट्स के बारे में, शारीरिकी के बारे में है, ठीक है। और उत्तर स्थान मैंने बता दिया।
तो इतना था। कल्पस्थान में मैंने उसमें बताया था, याद होगा, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के बारे में, फार्माकोग्नोसी के बारे में, टॉक्सिक्स जो होती है ना बॉडी के अंदर, विषैले पदार्थ, उनसे कल्पस्थान की बात जिक्र है उसके अंदर। तो ये ध्यान रखेंगे, ज्यादा मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, बस इतना ध्यान रखेंगे 6 सेक्शन है, एक पहले 5 थे, एक बाद में जुड़ा जो कि उत्तर स्थान, उत्तर सूत्र नहीं, उत्तर स्थान, ठीक है, ये बाद में जुड़ा था, पहले 5 थे, ठीक है। और इसके अंदर 186 चैप्टर है, जो मैंने बताया, पूरे के अंदर 6 में मिला के 186 चैप्टर है। जब 5 थे तो 120 चैप्टर थे, जब ये जुड़ गया तो इसको लेते हुए 186 चैप्टर पूरे में हो गए, ठीक है। उसके बाद 1120 बीमारियां, इलनेसेस हो गई, उसके बाद 700 मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि 64 आपको मिनरल सोर्सेस हैं और 57 एनिमल सोर्सेस हैं, एनिमल के स्रोत हैं जिससे आप दवाइयां बना सकते हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी जानकारी थी। जैसे मैंने उसमें बताया था चरक के बारे में, तो चरक संहिता में 2 चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई थी, ये तो नहीं था चरक में, उत्तर स्थान, एक था इंद्रिय स्थान और एक था विमान स्थान, 2 उसमें ज्यादा थे। इंद्रिय मतलब कि सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन की बात, इंद्रिय की बात करते हैं, सेंस ऑर्गन। विमान स्थान में जनरल इथिक्स ऑफ कोड दी गई है कि नर्स और डॉक्टर के लिए क्या कोड होना चाहिए, पेशेंट के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, वो है उसके अंदर विमान स्थान में, चरक संहिता में जो वहां पे बांटी गई है। बस निकलने ही वाले हम लोग इस चैप्टर से, बेसिक वाले के कुछ पोर्शन जो हो जाए उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे इसकी जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। अब हम लोग कोर बायोलॉजी में एंट्री करेंगे। अभी तक तो थोड़ा सा बायो का जो कुछ पोर्शन है, मैंने एंशिएंट के बारे में बात की इतना फॉरेन में, तो मैंने सोचा क्यों ना इंडियन लोगों को ज्यादा बात करें, हम इंडियन हैं, मुझे गर्व होना चाहिए हमें कि हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें आ चुकी हैं। गर्व के लिए मैंने इन चीजों को बताया, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ भी सकते हैं। हिस्ट्री का भी पार्ट है, बायोलॉजी से लिंक कर रहा है चीजें, है ना, बायो से सारी चीजें, मेडिकल सिस्टम से चीजें आ रही हैं, सारी चीजें की बहुत सारी चीजें बताई गई हैं हमारे इतिहास में। हमारे जो महान विभूति हैं वो लोगों ने मिलके सारी चीजों को डेवलप किया था पहले ही। तो ये हो गई अपना पूरा। और सुश्रुत ने, इसके अलावा बात करो, सुश्रुत ने ऐसा ही बताया था कि जो एक्सरसाइज होती है ना, मसल्स डोले वगैरह, एक्सरसाइज जो करते हो ना, योगा वगैरह जो है, और अच्छा हाइजीन रखना, ये चीजों को अगर रखते हो तो आप स्वस्थ रहोगे, आप हेल्दी रहोगे। लेकिन अगर हैवी एक्सरसाइज करते हो और ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नया बीमारी एंट्री कर लेगी। तो ये बात उन्होंने किया था पहले ही सुश्रुत ने कि एक गुड एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, एक मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हो और हाइजीन का मेंटेन करते हो, हाइजीन मेंटेनेंस करते हो, आप साफ सुथरे रहते हो, तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। आप समझते हो ये बात है भी। और अगर स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते हो, हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं एक नई बीमारी आपके अंदर आ जाएगी। ये सुश्रुत ने बताया था। सुश्रुत जो है उन्होंने स्टूडेंट्स को, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और ऐसा बात करो कि जब इतनी बीमारियों के बारे में उन्होंने बात किया है, इतनी मेडिकल सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया है, तो कहीं ना कहीं उस समय पेशेंट्स को देखते ही होंगे वो, है ना, पेशेंट जरूर आते होंगे, पेशेंट्स को देखते होंगे। तो वो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आज एमबीबीएस के कॉलेज में लोग जाते हैं पढ़ने, तो जो उनके स्टूडेंट्स होते थे, अगर सर्जरी सीखना है तो सर्जरी के लिए आप सोचो क्या हो सकता है उपाय उस समय सीखने के लिए, तो वही है, काटा पीटी करनी है ना, काटा पीटी। तो इसके लिए वो सब्जियों पे शोध करते थे, जो स्टूडेंट्स थे वो सब्जियों पे प्रैक्टिस करते थे, है ना, कद्दू वगैरह हो गया, टमाटर वगैरह हो गया, आलू वगैरह हो गया, जो भी सब्जियां हैं, जो भी हो सकती है उस पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, सर्जरी शल्य चिकित्सा सीखते थे, है ना, खरबूज तरबूज इनसे रिलेटेड जितनी चीजें हैं उस पर सीखते थे। उस पर सीखने के बाद ये सुश्रुत कहते थे कि अगर अच्छा सर्जन बनना है तो इन चीजों को पहले सीखो। उनके स्टूडेंट जो थे, विद्यार्थी जो थे, वो इन चीजों पे सीखते थे, इन चीजों पे सीख के उसके बाद वो फाइनल सर्जरी पे जाते थे। तो ये एक ट्रेडिशन था, ऐसे ऐसे डेवलप करते थे अपने स्टूडेंट्स को, वो सर्जन बनाते थे, ठीक है। और भी कहानियां हैं देखोगे तो, फिर वो बैग वगैरह में पानी भर के, कुछ फ्लूइड भर के, वहां पे भी कुछ सीजर कटिंग वगैरह करना सिखाते थे, है ना, लेदर बैग में। ये भी चीजें बताई गई हैं, लिखी हुई हैं कि लेदर बैग में वो पानी भर के या फ्लूइड कोई भर के, द्रव पदार्थ भर के, और वहां पे भी कुछ सर्जरी की चीजें सिखाते थे, पानी में बैग को कट करके कैसे काटना है, क्या करना है। तो सर्जरी से रिलेटेड चीजें पहले वो ऐसे सीखते थे, फिर फाइनल सर्जरी करते थे। तो ये अपने स्टूडेंट को सिखाते थे ऐसे। तो इसीलिए एक अच्छा शिक्षक ऐसे ही करेगा ना, डायरेक्ट तो पेशेंट पे नहीं भिड़ जाओगे ना कि बस मैं यही सीखूंगा। तो ये एक तरीका सही था जो कि उन्होंने अपनाया भी था, अपने स्टूडेंट को सिखाते भी थे ऐसे। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 8
सर्जरी के प्रकार हैं। 8 टाइप्स ऑफ सर्जरी उन्होंने बताया है, और वो 8 प्रकार के जो सर्जरी है वो कौन कौन से हैं। आपको अगर बात क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि कौन कौन है, लेकिन आप इतना याद रखो कि कितने टाइप्स ऑफ सर्जरी हैं। तो 8 टाइप्स ऑफ सर्जरी, सर्जरी शल्य चिकित्सा जो है ना, इन सुश्रुत संहिता 8, ठीक है 8। अब 8 कौन कौन है, ये भी जानना है क्या, है ना। तब वो छेद्य, भेद्य, लेख्य ऐसी कुछ है कि पहले कुछ छेदो, है ना, फिर भेद दो, फिर लेख का काट के हटा ही दो। ऐसी पेशेंट में पहले कुछ, अब चाकू उसमें होते थे अलग अलग, जिसके स्कैलेपल होते हैं आजकल मेडिकल सिस्टम में डॉक्टर्स के पास। उस समय कुछ ऐसे औजार हुआ करते थे, औजार के भी नाम अलग अलग हैं। आयुर्वेद और सुश्रुत संहिता को पढ़ोगे तो उसमें पहले छेदना है, फिर उसके बाद पूरा भेद दो अंदर बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद लेख कर दो, काट के हटा दो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, बट आप अगर इतना याद रखेंगे 8 टाइप्स ऑफ सर्जरी इन सुश्रुत संहिता लिखी गई है। तो छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, एस्य, आहार्य, और छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, एस्य, आहार्य, असिव्य, और एक और है सिव्य। का मतलब क्या हो सकता है, लास्ट में सिलना। सर्जरी कर चुके हो तो सिलोगे ना, सिल के तो छोड़ोगे ना कि पेशेंट वैसे ही जाने दोगे, तो सिलने की भी बात की गई है, सिव्य। तो पहला है छेद्य, भेद्य, लेख्य, लेख्य के बाद उसके बाद वेद्य, एस्य, आहार्य, विश्रव्य, और सिलना है तो सिव्य। अंतिम में क्या करना पड़ेगा आपको, सर्जरी की हो तो सिलाई भी तो करनी पड़ेगी ना, तो सिव्य। ये 8 सर्जरी हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि लेख भेद्य क्या है, सिव्य क्या है, विश्रव्य क्या है ना, आपसे नहीं पूछा जाएगा ये चीजों के बारे में बस। लेकिन इतना ये जरूर आ सकती है कि सुश्रुत संहिता में कितने सर्जरी थे, तो 8 थे, ध्यान रखेंगे। सुश्रुत में आपको पाइल्स के बारे में बात की गई है, जो बवासीर होता है ना एनस के पास, पाइल्स की बात की गई है, लेप्रोसी की बात की गई है, वेरियस मेडिकल जो चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, उनके बारे में बात की गई है। डाइजेशन के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। चरक ने तो मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और इम्यूनिटी पे ही बता दिया था, कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। वो पहले व्यक्ति थे जो इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता, डाइजेशन, पाचन तंत्र और रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीजों को उन्होंने बताया था। तो ये ध्यान रखेंगे चरक के बारे में। और इन्होंने भी बहुत सारे बीमारियों के बारे में इन्होंने बताया है, लेप्रोसी कोड के बारे में बताया है, पाइल्स जो जाती हैं उनके बारे में बताया है, और काट के हटाना है शरीर का कोई पार्ट उसके बारे में बताया है। राइनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में, नोज की सर्जरी कैसे करना है, तो स्किन ग्राफ्टिंग करनी है, यहाँ से स्किन उठाना है, यहाँ पुट कर देना है, तो इसकी भी शल्य चिकित्सा वो उस समय करते थे। राइनोप्लास्टी मैंने बताई थी 2 क्लास पहले। ऑप्थेल्मिक सर्जरी, आई की कैटरेक्ट हटाने की बात, लीच पे, जोंक पे उन्होंने स्टडी किया था, ये भी बताया। उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी, पूरी शारीरिक बॉडी की शारीरिकी पर अध्ययन किया था, ये भी मैंने बताया है। पिछली क्लास में मैंने बात कर ली है, तो इसलिए उन चीजों को दोहरा नहीं रहा हूं मैं। 8 टाइप ऑफ सर्जरी इन्होंने बात की थी। और भी कहानियां हैं, मैं सोच रहा हूं कि आज यही रखते हैं, और फिर कल थोड़ी सी बात करूंगा इनके बारे में, और फिर पाणिनि की बात करूंगा। फिर पाणिनि के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे डिफरेंट जो नेम है और उनके बारे में। फिर बहुत जल्दी कंप्लीट करके इसको फिर हम लोग ब्रांचेस में एंट्री करेंगे। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज मॉलिकुलर बायोलॉजी, व्हाट इज वायरोलॉजी, वायरस के बारे में, है ना, ये सब पढ़ना अपने को। ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, कभी ब्रांचेस के नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं। विटी कल्चर क्या है, विनी कल्चर क्या है, पिसी कल्चर क्या है ना, सिल्वी कल्चर क्या है, सेरी कल्चर क्या है, सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली। फॉरेस्ट्री क्या है ना, वायरोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, इटायोलॉजी क्या है, यूजेनिक्स क्या है, यूफेनिक्स क्या है, डिसजेनिक्स क्या है, फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके पढ़ने के बाद आपको डिफरेंट जो ब्रांचेस पे क्वेश्चन आएंगे ना बायोलॉजी की शाखाओं पे, सॉल्व कर लोगे आप नॉर्मल। और उसके बाद फिर हम लोग सेल स्टार्ट करेंगे, कोशिका एंट्री कर लेंगे, उसके बाद नॉर्मली स्मूथली आप लोग फ्लो करते जाएंगे आगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसी दौरान बीच में मैं साइंस टेक स्टार्ट भी करने वाला हूँ, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, और चीज़ें कंप्लीट भी हो जाएंगी एग्जाम से पहले, ये मेरा दावा है, ठीक है आपसे। तो बस पढ़ते रहें, और वीडियो को लोगों को दे, बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मैं कवर कर रहा हूँ, आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोगों को दे। मेरा जो उद्देश्य है लोगों को पढ़ाना, लोगों के लिए सिंपल करना। मैं देश के लिए आया हूँ करने के लिए, इसलिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। आपको ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतने चालाक हैं, समझदार हैं कि कहाँ क्या मिल रही है और यहाँ क्या मिल रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, और लोगों को इसके बारे में जानकारी दे,
क्योंकि मैं सिर्फ यूपीएससी नहीं पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी यहाँ चल रही है, पीएससी की चल रही है, और भी डिफरेंट एग्जाम्स आने वाले हैं। मैं गेट का स्टार्ट कर रहा हूँ 1 जनवरी से, नीट की बायो में स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, नीट की बायोलॉजी स्टार्ट होगी, लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करूंगा मैं, तो जो भी नीट के बच्चे हैं उनको दे। और फाइनली मैं रॉकेट साइंस रिसर्च की जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ रॉकेट साइंस पे, क्वांटम मैकेनिक्स पे, तो रॉकेट साइंस भी मैं लेके आऊंगा बहुत जल्दी, मार्च अप्रैल में वो भी चीजें आ जाएंगी। तो एक पूरी की पूरी प्रोसीजर है, हम लोग फ्लो कर रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए आप चीजों को करें, लोगों को दे। मैं देश के लिए ही आया हूँ, देश के लिए ही कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आसान करना चाहता हूँ, और जो है सो आपके लिए है, आपको दिख रहा है। तो इसी के साथ आज की लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और आएगी ही आएगी। इससे बेहतर और इससे सिंपल क्या समझाऊं मैं। और जो मैं डिटेलिंग में जहां नहीं गया हूं वहां उतनी ही रिक्वायरमेंट थी। डिटेलिंग में अगर जाना हो तो मैं जा सकता हूं, फिर वो अंदर अंदर बुक्स बहाते बताते जाओ तो जरूरत नहीं अपने को उतनी, है ना, इसलिए मैं नहीं गया। तो बस थैंक यू, और पढ़ते रहें, रिवाइज करें। ये चीजें रिवाइज करोगे हिस्ट्री में भी काम आएगी, बायो में तो काम आएगा ही आएगा। तो रिवाइज करते रहें। रिवीजन इज द मोस्ट पावरफुल वे टू क्लियर द एग्जाम, यू नो दैट। रिवीजन करोगे तो ही जाके याद रखोगे, अदरवाइज पढ़ने से तो फिर कुछ भी पढ़ लो, याद यहाँ होना चाहिए ना। तो रिवीजन एक तरीका है, तो पहले समझ रहे हो ना इसको, फिर 1-2 बार देख लो, अपने आप याद हो जाएगा। तो ऐसा फॉलो करें, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे मुझे 100 से ज्यादा सब्जेक्ट पता है, आपको तो एग्जाम में 14-15 सब्जेक्ट जितने भी हैं उतना ही कवर करना है, तो वो तो बहुत ईजी है। और आपको देखोगे मैं कैसे कवर करूंगा, इतने सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसको 1-2 बार रिवाइज कर ले, अपने आप याद हो जाती हैं चीजें। तो इसी के साथ आज के लिए यहीं पे क्लास में रोकता हूँ। थैंक यू, और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू डिलीवर इन दिस क्लास। मैं क्या इस क्लास में बताना चाहता था, मेरा क्या ध्येय था इस क्लास को लेने का, और क्यों मैंने इस तरीके से लिया, आपको पता चल रहा होगा। यूपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और पीएससी में किस तरीके से आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से चीजों को बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू, और रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।